चैनल। दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट में कुछ हॉट टॉपिक ज़रूर होते हैं। तो जो पॉलिटी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ हॉट टॉपिक हैं। हॉट टॉपिक से मतलब होता है कि हर एग्ज़ाम में उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको डिस्कस करूंगी, जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। जो डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, ये किसी में भी जिसमें भी पॉलिटी आती है उसमें ये कुछ टॉपिक ज़रूर आते हैं, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, इससे क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आ ही जाता है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ये हैंडी नोट से एकदम टू द पॉइंट दे रखे हैं। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम पर पड़ा है। इस अधिनियम में कुल 14 भाग, 321 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं, जो 1935 का अधिनियम था, है ना। इस एक्ट के तहत पूर्व में स्थापित भारत परिषदों को समाप्त कर दिया गया था एवं उसकी जगह 11 प्रांत, 6 कमिश्नरियां एवं स्वेच्छाया शामिल देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। तो स्वेच्छाया मतलब कि जो अपनी इच्छा से शामिल हो गई थी, उन रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था। ठीक है। इस एक्ट के तहत ही प्रांतों में लागू द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके उसे केंद्र में लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन यानी कि 1919 प्रांतों में द्वैध शासन लागू, ठीक है, 1919 में हो गया था। फिर उसके बाद 1935 प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया था। जो 1919 में लागू हुआ था उसे 1935 में समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन करने हेतु संघ सूची 59 विषय थे जिसमें बनाई गई। संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और संवर्ती सूची 36 विषय बनाए गए। तो दोस्तों, जो मूल था उसमें यह थी उस टाइम पर। अवशिष्ट विषय, इसमें विषय विधि बनाने पर अधिकार वायसराय की परिषद को दिया गया था। इस एक्ट के तहत बर्मा, जो आज का म्यांमार है, बरार क्षेत्र तथा सदन की खाड़ी को भारत से अलग कर दिया गया तथा उड़ीसा तथा सिंघा 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के तहत एफआरबीआई तथा दिल्ली में परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। फिर इसमें है कि यह न्यायालय 1 नवंबर 1937 से कार्यरत हुआ, जो 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब बना? 28 जनवरी 1950 को। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायालय तथा 6 अन्य न्यायाधीश सहित कुल 7 न्यायाधीश थे, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गवेयर और उच्च न्यायाधीश एम.ए. सुल्तान और एम.आर. जैकत 2 भारतीय न्यायाधीश थे। तो इनको थोड़ा आप याद रख लीजिएगा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम को एक ऐसा मोटरयान कहा। जो 1935 का अधिनियम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे कहा कि ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन का आह्वान है, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, है ना। ये एक कोटेशन है। क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर, वारेन हेसिंगटन बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, यानी कि जो अंतिम था वो ही प्रथम बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। 1935 का अधिनियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कुछ आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ये दूसरे नंबर का टॉपिक संविधान सभा की बैठकें, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें पूछ सकते हैं कि पहली बैठक, दूसरी बैठक या तीसरी बैठक। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की, ये अस्थायी सदस्य थे। दूसरी 11 दिसंबर 1946, ठीक है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने, BN राव संवैधानिक सलाहकार बने। फिर इसके बाद चुना गया उपाध्यक्ष इसमें, तो जो उपाध्यक्ष चुना गया था सी HC मुखर्जी मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। ठीक है। T कृष्णाचारी पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। जो इसकी तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था, तो वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये पूछ सकता है कि उसे प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो उसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को और पास हुआ 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। संविधान सभा की समितियां, जैसे कि राज्य समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, संचालन समिति, रियासत समिति, तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, झंडा समिति तदर्थ मूल अधिकार समिति, JV कृपलानी इसकी अध्यक्ष थी। तदर्थ अल्पसंख्यक समिति, HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप मसौदा या फिर पांडुलेखन या फिर ड्राफ्टिंग समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्य संचालन समिति, KM मुंशी। संविधान सभा कार्यकारिणी समिति, GP मावलंकर। ठीक है, GV मावलंकर इसके थे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर इसके बाद आता है संविधान के स्रोत। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे तो कोई भी एग्जाम ले लीजिए क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा। अन्य देशों से लिए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं। ये एकदम से टू द पॉइंट है, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे हमने ब्रिटेन या इंग्लैंड या UK से क्या लिया, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि के समक्ष समता, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सब हमने ब्रिटेन, इंग्लैंड या UK से लिए, जिसे आप कंफर्टेबल समझे याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि हमने अमेरिका या USA के संविधान से क्या लिया, तो हमने मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना में क्या क्या लिया था हमने कि हम भारत के लोग, शब्दावली, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, विधियों का समान संरक्षण। तो इसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया, याद रखना इनको। फिर हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, अनुच्छेद 248 में जो निहित हैं, राज्यपाल का पद, GST का स्वरूप। ठीक है। फिर इससे आयरलैंड, इसको तो आप जरूर याद रखना, ये इससे निश्चित क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये वाला जरूर आता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, हमने ये आयरलैंड से ली। फिर उसके बाद हमने रूस या पूर्व सोवियत संघ USSR के संविधान से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, समाजवाद, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, पंचायती योजनाएं। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना है। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का वितरण, इसमें ये जो समवर्ती सूची है ये पूछा जाता है ज्यादातर। फिर हम आते हैं उस पे फ्रांस कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, गणतंत्र, GST का प्रावधान। लेकिन जो हम GST का प्रावधान हमने
कनाडा से भी ले रखा है और फ्रांस से भी, लेकिन जो हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है वो कनाडा वाला किया जाता है। जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या लिया, आपात उपबंध, बीमार सिद्धांत, है ना, हिटलर, इसे बीमारू संविधान भी बोला जाता है जर्मनी के संविधान को, आपको पता होगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना, इसको भी थोड़ा याद रखना। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। जो अनुसूचियां हैं इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, ये भी आपको याद होनी चाहिए। संविधान लागू होते समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। निम्न 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया देखते हैं अभी। देखो 9वीं अनुसूची एक वहां, यानी कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, ठीक है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, तब जोड़ी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, है ना, 1992 द्वारा जोड़ा गया। ये जो दो हैं 11 और 12, ये वेरी इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। अब वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो निम्न हैं। देखो प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र के नामों का वर्णन करती है, जो पहली अनुसूची है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि भाई जब हम कहीं जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो सबसे पहले तो यही जानते हैं ना कि वहाँ पे कितने राज्य है, कितने संघ, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह। तो इन चीजों का वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद 1 भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है, ठीक है। जो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत राज्यों का संघ होगा जिनका वर्णन अनुसूची प्रथम में किया गया है। वही बात दे रखी है जो यहाँ पे, बस यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। फिर आती है दूसरी अनुसूची यानी द्वितीय अनुसूची। तो इसमें प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 2 नंबर का काम द्वितीय अनुसूची यानी कि वेतन और भत्ते हों, ठीक है। तो इसमें किस किस के वेतन भत्ते हैं, कितना वेतन दिया जाएगा यह तय किया जाता है, कहाँ से दिया जाएगा यह भी तय किया जाता है। तो इसमें केंद्र, जो केंद्र वाला है वो आर्टिकल 112 भारत की संचित निधि से, यानी कि जो केंद्र की जितनी भी मंत्री वगैरह हैं उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारत की संचित निधि से। तो इसमें किस किस को दिया जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या उपसभापति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सबको तो यहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब आर्टिकल 202 में ये जो राज्य के अंतर्गत जितने भी मंत्री वगैरह हैं इनको सबको यहाँ से वेतन दिया जाएगा, यानी कि राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल को, ठीक है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, है ना, या विधान परिषद सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट के जज वगैरह को भी जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। फिर आती है तीसरी अनुसूची, है ना। तो इसमें किसका वर्णन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल को छोड़कर उपरोक्त वर्णित सभी के द्वारा लिए जाने वाले शपथ, यानी कि जो तीसरी अनुसूची है इसमें शपथ दिलाई जाती है। 3 से, इसमें भी देखो तीसरी अनुसूची है 3 शब्द सपथ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 59 नहीं 69, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि अनुसूची 3 में शपथ दिलाई जाती है और किस किस की दिलाई जाती है, किसकी नहीं दिलाई जाती। फिर आती है अनुसूची 4। तो राज्यसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा 245 सीटें, इसमें सीटों का वर्णन किया गया है। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज एवं सेवा से। और 243 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित या सदस्यों द्वारा, जो 31 विधानसभा हैं उनसे।
फिर उसके बाद 31 विधानसभा में 28 राज्य हैं, और जैसे यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली, पौंडुचेरी और झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर। फिर 5वीं अनुसूची है ना, इसमें 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन। तो देखो 5वीं अनुसूची है ना, और अनुसूचित जाति और जनजाति, तो इसको आप याद रख सकते हैं, ऐसे अनुसूची और ऐसे अनुसूचित जनजाति। फिर 6वीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन। तो दोस्तों ये भी काफी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, आप इसको भी याद रखना। फिर आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करने हेतु 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप इनको याद रखना कि इनमें कितने कितने विषय हैं, यहाँ पर दे रखे हैं, एक बार आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची, भाषाओं का उल्लेख, कुल 22 भाषाएं प्रारंभ में, जो मूल संविधान था, ठीक है, 14 भाषाएं थी लेकिन निम्न को बाद में जोड़ा गया। फिर है उसके बाद, जैसे कि जो जोड़ी गई भाषाएं, सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई। तो ये पूछता है दोस्तों कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 9वीं अनुसूची, इसमें न्यायिक प्रतिरक्षा प्रावधान एवं सूची सुधार एक्ट, कुल 284 एक्ट या अधिनियम है, तो आप इसको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। 10वीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं कि 10 बहाने करके ले गई दिल, है ना। तो इसमें क्योंकि दल बदल का ये संबंधित है, तो इसमें 10 बहाने करके ले गई दिल, तो द से 10वीं अनुसूची और दल बदल, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। फिर ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है 11वीं अनुसूची, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसमें 18 विषय हैं। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, तो यहाँ पे भाग, प्रावधान और अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हैं उनको बस एक बार बता देते हैं। जैसे कि भाग 1, इसमें क्या प्रावधान है, संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक, है ना, इसका वर्णन किया गया है। फिर भाग 2 में नागरिकता, तो 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। फिर भाग 3 मौलिक अधिकार, वेरी इंपोर्टेंट, 12 से 35 तक, है ना, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। फिर भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, है ना, ये भाग 36 से 51 तक है। फिर इसके बाद है मौलिक अधिकार भाग 4A, तो ये 51A में दोस्तों, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से 12 से और 51 तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो भी चीजें आप एक बार उन्हें अच्छे से मोटा मोटी देख लीजिएगा। फिर आता है भाग 5, है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान बोल सकते हैं। भाग 5, इसमें संघ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद, है ना, इनके और या सुप्रीम कोर्ट और कैग, इन सब का वर्णन भाग 5 में किया गया है। और भाग 6 जो राज्य से संबंधित है, तो इसमें राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, है ना, राज्य विधान परिषद के सदस्य वगैरह के बारे में बताया गया। जो भाग 7 है उसको समाप्त कर दिया गया। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अनुच्छेद 239 से 242 तक, है ना। फिर आता है इसके बाद भाग 9 पंचायतें, 243 से 243 ओ तक, है ना, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है
भाग 9A नगर पालिकाएं 243 पी से 243 जेड जी। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। फिर उसके बाद जो है फिर ये पूछा जाता है भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति 244 से 244 ए तक ये दे रखी हैं। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भाग 11 है केंद्र राज्य संबंध 245 से 263। फिर उसके बाद भाग 12 इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बस मैं उन्हीं को बता रही हूँ। भाग 15 निर्वाचन आयोग 224 से 229 तक, मतलब अनुच्छेद 224 से 229 तक निर्वाचन आयोग के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सब कही गई हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद भाग 18 आपात उपबंध, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है 352 से 360 तक। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाग 20 संविधान संशोधन 368 में, जैसे हमारी लाइफ में भी इतने संशोधन होते ही रहते हैं तो आप याद रख लेंगे इसको थोड़ा। फिर उसके बाद जो लास्ट दे रखा है भाग 22, है ना, तो इसको बस हल्का फुल्का, वैसे इससे क्वेश्चन आते नहीं है, जो पहले डिस्कस किए हैं वही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको डिस्कस करते हैं अब। तो दोस्तों पूछा जाता है कि संविधान लागू जब हुआ था तो कितने मौलिक अधिकार थे। तो उस समय जो संविधान लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो उसमें से एक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि संविधान लागू होते हुए संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वां या 1978 द्वारा बाहर निकाल दिया गया और वर्तमान में 301 के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो जो संपत्ति का अधिकार है वो विधि या कानूनी अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, है ना। कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये याद रखना है। इसमें देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 तक, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29 और 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 32, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इस तरीके से दे रखे हैं, इनको अपनी बुक से आप जैसे भी चाहो पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्योंकि कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो है बात करते हैं कि कौन सा अनुच्छेद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा कम। ये दोस्तों अनुच्छेद ही दे रखे हैं, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर लेके चलती हूँ। जैसे अनुच्छेद 17 है, ये इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये अस्पष्टता या छुआछूत से संबंधित है ना। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अनुच्छेद 18 ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट जो अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसको भी इम्पोर्टेंट माना जाता है ना। इसे आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से, मैं तो क्योंकि आपको जो हॉट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वो बता रही हूँ। इसमें पूछा जाता है ना कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, कैसे है। नेक्स्ट जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में, इसको काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वैसे भी इन दिनों धर्म का बहुत ज्यादा बोला वाला चल रहा है, तो आप इसको थोड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफी हेल्प रहेगी आपकी। इससे संबंधित कुछ केस हैं, है ना, उनको भी पढ़ लीजिए, जैसे गोलकनाथ वाद, केशवानंद वाद, मिनर्वा मिल्स मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है ना।
रामचरण बाद 1928 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। फिर इसके बाद ये काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आते ही आते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मतलब टॉपिक, सॉरी, उसको दिखाई देती हूँ। राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, सीक्वेंस में लगाने को आएंगे तो आप आसानी से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है। क्योंकि मैं आपको पढ़ के बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी, इसलिए आप इन्हें खुद पढ़ लीजिएगा। और आप पढ़ोगे तो आपके लिए ये थोड़ी चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं आपके सामने। मौलिक कर्तव्य है ना, इनको ये जो इस तरीके से चीज़ें दे के रखते हैं ना, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा तथा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर मूल कर्तव्यों को जोड़े गए। तो इन चीज़ों को ना आप थोड़ा अच्छे से याद रखा करो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे चलते हैं, ये तो विधायी व्यवस्थापिका वगैरह ये तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन ये और टॉपिक है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो संसदीय समिति है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे जिसमें एक है लोक लेखा समिति, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं इसको। इसमें दे रखा है, क्योंकि चीजें टू द पॉइंट है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। लोक लेखा समिति में केंद्रीय मंत्री परिषद का मंत्री सदस्य नहीं होता है, तो इसमें पूछ लेता है कि कौन किसका सदस्य नहीं होता। फिर लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है, तो पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट है किसको देती है, तो उसका आंसर है लोक लेखा समिति लोकसभा अध्यक्ष को देती है। ठीक है, फिर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, वह विपक्ष का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक भी कहा जाता है। संसद में कुल 24 स्थायी समिति हैं जो अभी भी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ दे रखी हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति गठन 1919 के अधिनियम के तहत सबसे प्राचीन समिति है। फिर प्राक्कलन समिति, इसे रूटीमेयर कमेटी भी बोलते हैं, 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर, है ना, ये बनाई गई थी। और फिर है सार्वजनिक समिति 1964 में, ये जीवी मावलंकर की कार्यकारिणी पर बनाई गई थी। तो इसमें जो सदस्य हैं, सदस्य इसके 22 सदस्य, ठीक है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। फिर इसके प्राक्कलन समिति के सदस्य कुल 30 सिर्फ लोकसभा से। सार्वजनिक समिति के सदस्य 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, यानी कि इन दोनों के सेम है। फिर इसमें इनका कार्यकाल दे रखा है कि जो कार्यकाल इसका 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष। कार्य कैग की रिपोर्ट की जांच करना, और इसका काम है सरकार को दक्षता और मितव्ययता संबंधी सुझाव देना। इसका काम है कैग के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए व्यय की रिपोर्ट की जांच करना। जुड़वा बहन किस किस को कहा जाता है? प्रकलन समिति और लोक लेखा समिति को कई बार पूछ लिया जाता है ना, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आज हम इतनी ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करते हैं। कल कुछ जो बचे हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। आप जो मैंने बताए कुछ टॉपिक, इनको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।